जी, सबसे पहले प्रेजेंटेशन करेंसी या रिपोर्टिंग करेंसी की 4 बातें बताई थी, वो कौन सी हैं ज़ुमा? ऐसी करेंसी जिस पर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। ठीक हो गया, फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी एक भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। प्रेजेंटेशन करेंसी कोई भी करेंसी हो सकती है। प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा करेंसी भी हो सकती है। ये 4 बातें हैं प्रेजेंटेशन करेंसी के बारे में जो IAS 21 में लिखी हुई। ऐसी करेंसी जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंट करेंसी सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन करेंसी कोई भी करेंसी हो सकती है, वो फॉरेन करेंसी हो सकती है, वो होम करेंसी हो सकती है, कोई भी करेंसी हो सकती है। और एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसीज हो सकती है। हमने वैसे तो टोटल फंक्शनल करेंसी के बारे में 9 बातें पढ़ी, लेकिन मेन 7 है, 2 तो उसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाती। वो कौन सी है फंक्शनल करेंसी? अलीशा। प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन व्हिच एंटिटी ऑपरेट्स। हाँ जी, प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट, वो माहौल जिस जगह वो एंटिटी ऑपरेट कर रही है। नंबर 1, जर्नल लेजर्स एंट्रीज, जिसमें जर्नल एंट्रीज पास हो रही हैं, लेजर्स बन रहे हैं और ट्रायल बैलेंस बन रहे हैं, उस करेंसी को भी फंक्शनल करेंसी कहते हैं। तीसरे नंबर पे सेम एज रिपोर्टिंग या प्रेजेंटेशन। हाँ जी, रिपोर्टिंग करेंसी और प्रेजेंट मतलब फंक्शनल करेंसी एक हो सकती है। नॉट नेसेसरी करेंसी ऑफ कंट्री बेस्ड। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जिस करेंसी में आप बना रहे, जिस मुल्क में है वही करेंसी फंक्शनल करेंसी हो। आप जिस मुल्क में बैठे हैं वो फंक्शनल करेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इन्फ्लुएंसेस प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी, इन्फ्लुएंस द सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंपैरेटिव फोर्सेस। कंपैरेटिव फोर्सेज एंड रेगुलेशन इन्फ्लुएंस द प्राइसेस या वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कैश फ्लो वाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात हो रही है, ये कि जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिस करेंसी में हो रही हैं, मैयर हो रही हैं, वो फंक्शनल करेंसी है। प्राइस ऑफ मटेरियल, लेबर यानी और अदर कॉस्ट मैयर्स हो रही हो। हाँ, जिस करेंसी में मोस्टली आप अपनी फाइनेंसिंग या फंडिंग रेज करते हो। फंड रेज करना किसे कहते हैं पता? आप शेयर इशू कर रहे हैं जिस करेंसी में, और आप डेट या कोई और बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रहे हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद हमने 2 बातें सीखी, एक स्पॉट रेट होता है, एक्सचेंज रेट होता है 2 मुल्कों की करेंसी का जो आपस में डिफरेंस है। ठीक है, और एक चीज ये भी पेपर में आ सकती है कि एक डायरेक्ट कोट होता है और एक इनडायरेक्ट कोट होता है। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। अगर सादा अल्फाज में मैं लिखूं तो डायरेक्ट कोट कुछ इस तरह से होता है कि फॉरेन करेंसी, सॉरी, होम करेंसी बाय फॉरेन करेंसी। होम करेंसी पर इसका मतलब क्या है, कुछ इस तरह से लिखते हैं, 240 रुपीज पर डॉलर। अगर तो आपके पास फॉरेन करेंसी फिक्स यूनिट में 1 में है और आपकी होम करेंसी वेरी कर रही है पर यूनिट करेंसी ऑफ द फॉरेन करेंसी, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कोट। देखें, अगर आप रेट चेंज हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, $1 का रेट 270 रुपए हो गया, और रेट चेंज हो गया हम कहते हैं $1 का रेट 280 रुपए हो गया। $1 फिक्स है, वेरी क्या कर रहा है, होम करेंसी वेरी कर रही है। तो अगर होम करेंसी वेरी कर रही होगी तो डायरेक्ट कोट,
और अगर फॉरेन करेंसी वेरी कर रहे हो तो इनडायरेक्ट। तो इसमें क्या है, यूनिट करेंसी, यूनिट मतलब के वन फिक्स्ड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड होम करेंसी इज वेरिएबल, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट कोड। अब इनडायरेक्ट कोड वाला क्या होगा, मिसाल के तौर पर फॉरेन करेंसी पर होम करेंसी रेट कैसे गिवन होगा, $0.0001 पर रुपीज। ₹1 में कितने डॉलर आएंगे, 0.00001। फिर अगर रेट चेंज हो जाएगा, अभी ₹1 में अब इतने डॉलर आ जाएंगे, ₹1 में अब इतने डॉलर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा बेहतर इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इसमें ईरानी करेंसी ले लेते हैं, थोड़ी खुशी होती। असल जो कीमत इस टाइम चल रही है ईरानी करेंसी की वो ₹1, मतलब हमारा 0.00021 और ₹1 के बदले मतलब हमारा वो 0.00021, तो ईरानी करेंसी का हमें ₹1 मिल जाएगा। तो तकरीबन कहते हैं कि अगर आप 10,000 में लेना चाहते हो कोई 2-3 करोड़ मिल जाएंगे आप। तो अगर इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे कितने रुपए उसके एक ईरानी रियाल के बराबर हैं, जब फॉरेन करेंसी यूनिट फॉर्म में होगी तो डायरेक्ट कोड, जब हमारी करेंसी यूनिट फॉर्म में होगी तो इनडायरेक्ट कोड। अब इसमें क्या होगा, यूनिट मतलब के वन फिक्स्ड ऑफ होम करेंसी एंड फॉरेन करेंसी इज वेरिएबल। मतलब जो नॉर्मल रेट हमें गिवन होता है ना, $240 का डॉलर है, $250 का डॉलर है, $70 का सऊदी रियाल है, ये सारी डायरेक्ट कोट होती है क्योंकि फॉरेन करेंसी यूनिट फॉर्म में आ रही होती है, हमारी करेंसी वेरी कर रही होती है। हाँ जी, इसके लिए अगर एक एग्जांपल अगर देखें तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये तो एक तरह का कन्वर्ट किया हुआ है। यहां पर देयर आर टू वेज इन विच एक्सचेंज रेट्स आर कोटेड, डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोड में क्या, इन विच यूज्ड इन पाकिस्तान इन विच वेरिएबल यूनिट्स ऑफ पीकेआर आर कोटेड 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट है और पाकिस्तान की करेंसी वेरिएबल है तो हम इसे बोलेंगे डायरेक्ट कोड। इनडायरेक्ट कोड में क्या होगा, वेरिएबल यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ 1 यूनिट ऑफ पीकेआर। जब होम करेंसी 1 यूनिट पे होगी तो इनडायरेक्ट कोड, जब फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट होगा तो डायरेक्ट कोड। ठीक है, अब कन्वर्ट करने से पहले कन्वर्जन का कोई इतना मसला नहीं है, वो आप लोगों को ज्यादा मसला नहीं आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक है, जितना मर्जी इंपॉर्टेंट लिखें आप लिख सकते हैं। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स, आपको ये पता चलेगा तो आगे आप कुछ कर पाओगे, अगर नहीं पता चलेगा तो हमारी एंट्री ही गलत हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है मॉनिटरी आइटम है या नॉन मॉनिटरी। तो लिखना शुरू करें। मॉनिटरी आइटम्स, अगर मैं इसको बिल्कुल सादा अल्फाज में लिखूं, मॉनिटरी आइटम्स आर those items of currency itself या assets and liabilities convertible into
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पहले कैश एंड बैंक लिख लें, कैश इक्विवेलेंट अभी ना। आइटम्स आर द आइटम्स ऑफ करेंसी इटसेल्फ या एसेट्स एंड लायबिलिटी कन्वर्टेबल इनटू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश एंड बैंक, उसे बोलेंगे मॉनिटरी आइटम्स। और नॉन मॉनिटरी आइटम की डेफिनेशन भला क्या है? अदर देन मॉनिटरी आइटम्स। नॉन मॉनिटरी आइटम्स को आई कैप ने और स्टैंडर्ड ने डिफाइन ही नहीं किया, उसने सिंपल क्या लिख दिया है? अदर देन मॉनिटरी आइटम्स। तो मेन हमें मॉनिटरी आइटम्स याद करने हैं। तो मॉनिटरी आइटम्स कौन से होंगे? एक तो हो गया कैश, एक हो गया बैंक, एक ऐसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट हो सकते हो। ये टेक्निकल बात है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो सकते हो। अगर मैं आपसे बात करता हूं इन्वेंट्री, तो जाग रहे हो ना? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेरे पास मॉनिटरी आइटम है या नहीं है? क्या इन्वेंट्री कैश में कन्वर्ट हो जाएगी? हो जाएगी। क्या उसकी अमाउंट फिक्स है? ये फिक्स नहीं है। हो सकता है वो खराब हो जाए, कम कीमत की बिके, हो सकता है जिसकी हम यानी करके बैठे हैं प्राइस फिक्स, उससे ऊपर कीमत पे बिक जाए, कम कीमत पे बिक जाए, तो वो फिक्स नहीं है। तो वो एसेट तो है लेकिन वो मॉनिटरी आइटम नहीं है, क्योंकि वो कन्वर्टेबल इनटू कैश तो है लेकिन उसकी फिक्स अमाउंट नहीं है। पीपीई मॉनिटरी आइटम्स है या नॉन मॉनिटरी आइटम्स है? नॉन मॉनिटरी, कन्वर्टेबल इनटू कैश इनडायरेक्टली होते हैं ये, मतलब उससे हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है लेकिन फिक्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट को सोचा, अकाउंट रिसीवेबल मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी है? मॉनिटरी है, क्योंकि हमने जितनी उसकी सेल की हुई है उससे जितने पैसे लेने, हम आप ये कह सकते हो सर हो सकता है बैड डेट्स हो जाए, वो जो बैड डेट्स है वो खत्म हो जाएंगे, जो बाकी है वो तो फिक्स है। मतलब ऐसी चीज जिसका जो पैसे हैं हम उसको फिक्स मुहैया कर सकते हो, उसे क्या बोलेंगे मॉनिटरी आइटम, और जिसको नहीं करेंगे उसको बोलेंगे नॉन मॉनिटरी आइटम्स। ठीक होगी बात? आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं एडवांस में, वापस कैश लेना है, मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है ना, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी है? अब वो कर नॉन मॉनिटरी। शाहजी मॉनिटरी, इकरा नॉन मॉनिटरी। देखिए आप अपनी जजमेंट पे जवाब दिया करो, तो कर क्या करो, चलो कुछ बोल देते हैं, खैर है। अब उसके पीछे को ना खुद आपको कोई बेस लग रही हो, ठीक है रानिया? प्रीपेड एक्सपेंस मॉनिटरी आइटम्स है या नॉन मॉनिटरी है? नॉन मॉनिटरी है। बिलाल नॉन मॉनिटरी, भला क्यों? वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं होगा, वो तो आपको काम करना है। प्रीपेड एक्सपेंस कन्वर्टेबल टू कैश है या कन्वर्टेबल टू परफॉर्मेंस है? मतलब आपने कोई किसी के सैलरी एडवांस दे दी, अब फ्यूचर में वो आपको कैश देगा या काम करके देगा? काम करके देगा। इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू कैश। तो ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज जो फिक्स अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट होने हैं इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर हो या फ्यूचर, वो होता है मॉनिटरी आइटम। और एक लिस्ट भी है, वो हम लिखते भी हैं अभी, बट अभी ये ना पेपर में कभी कभी ऐसा आ जाता है जजमेंटल चीजें, तो आपने ये देखना है कि अच्छा ये कन्वर्ट कैश में पैसे लेने देने हैं तो मॉनिटरी, और अगर अदर देन कैश फॉर्म में उसमें वो ट्रांसफर हो रहा है या हमें बेनिफिट दे रहा है तो नॉन मॉनिटरी। जैसे कि पहले तो मॉनिटरी आइटम की एक लिस्ट लिख ले, एसेट्स की लिस्ट लिखी, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज लिखना है ये आप लोगों ने, क्योंकि मैंने तो लिखा हुआ है, आप लोगों ने लिखना है, फिर इसको हमने साथ साथ एक्सप्लेन करना है, थोड़ी जगह छोड़ते जाना। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का मतलब क्या है ये मैं बता देता हूं। हमने कोई एसेट लीज पे दिया हुआ है, किस्तों पे एसेट दिया हुआ है, वो हमें वापस एसेट देगा पैसे देगा?
हमने किस्तों पे एक एसेट अपना दिया है, तो लिया हो तो लीज लायबिलिटी होगी, किस्तों पे लिया हो तो लीज लायबिलिटी है, किस्तों पे दिया है तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज बोला जाता है। तो बताओ नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का मतलब क्या है? मैंने किस्तों पे अपनी ये गाड़ी दे दी किसी को, अब वो मुझे किस फॉर्म में, कैश फॉर्म में देगा? क्या उसकी इंस्टॉलमेंट फिक्स की जाएगी? जब मैं उसे कहूंगा कि यार, और आपको पता है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर तो उन्होंने जुर्माना भी माफ कर दिया, कहते हैं कि जो फाइन है ना ये नहीं होना, अगर लेट पेमेंट हो जाए तो खैर है, तो उन्होंने कहा कि जी फाइन नहीं होगा इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। तो इसका मतलब है नेट इन्वेस्टमेंट लीज जो होती है वो मॉनिटरी आइटम्स है। पता चल गया नेट इन्वेस्टमेंट लीज। वैसे हमने पूरा पढ़ना है, लीज का टॉपिक ही हमारा पूरा है, हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, एंजॉय भी उसी टॉपिक को करना है। एंजॉय करने वाले दो टॉपिक रह गए हैं, एक IAS 38 वो थोड़ा सा आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, या फिर लीज है, बाकी सारे छोटे छोटे से टॉपिक है। ये हमारा आज ही खत्म होने वाला है, बस इसको फिर 2-4 दिन और रगड़ेंगे ताकि ना थोड़ा जितना कि एंजॉय कर सकते हैं इसको, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट लीज, मैंने अपनी गाड़ी घर किस्तों पे दिया, अब मैं वापस रिटर्न में क्या आ रहे हैं, मुझे पैसे आ रहे हैं, मेरे रिसीवेबल्स है ना, वो जो रिसीवेबल्स है मुझे फिक्स अमाउंट आ रही है, तो वो हमारा मॉनिटरी आइटम होगा। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, आपने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, आपने कोई डिबेंचर खरीदे हुए हैं, अब जब भी आप उसको कन्वर्ट करवाओगे किस में कन्वर्ट होगा? कैश में। इंटरेस्ट मिलेगा तो भी फिक्स अमाउंट मिलेगी, कन्वर्ट होगा वो भी कैश में कन्वर्ट होगा, तो ये भी किस में होगा? मॉनिटरी आइटम। ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, कोई भी एडवांसेज रिसीव्ड बैक इन कैश है तो मॉनिटरी, इन अदर देन कैश है तो नॉन मॉनिटरी। एडवांस अगर पे बैक इन कैश में होना है तो मॉनिटरी, अदर देन कैश होगा तो नॉन मॉनिटरी। और कैश एंड बैंक बजाते खुद क्या चीज है? मॉनिटरी आइटम्स। लायबिलिटी वाली साइड पे चले जाए, रिफंड लायबिलिटी सेटल्ड इन कैश, आपको किसी ने चीजें वापस कर दी, अब हमने उसको अगर कैश रिफंड करना है तो मॉनिटरी आइटम, और अगर चीजें देनी है तो नॉन मॉनिटरी आइटम। रिफंड का तो पता चल गया होगा ना, मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज खरीदी, उसमें कोई मसला निकला है, आपने वो चीज वापस कर दी, उसने कहा ठीक है यार आप ना 2 दिन बाद पैसे ले जाना। बड़े बिजनेस के अंदर ये तो हमारे यहाँ तो नहीं होता ना, बड़े बिजनेस में ऐसा होता है कि उसी दिन वो पैसे नहीं वापस कर देते, वो उनका एक टाइम होता है उसके बाद पैसे वापस करते। तो अगर रिफंड लायबिलिटी इन कैश है तो मॉनिटरी, और इन गुड्स है तो नॉन मॉनिटरी। वो कहता है ठीक है चीज वापस कर दी आपने, मैं आपको नई चीज दे दूंगा, तो ये मॉनिटरी आइटम नहीं होगा। तो मॉनिटरी आइटम की जड़ का पता चला, एसेट है तो हमें मिलना है इन फॉर्म ऑफ कैश, लायबिलिटी है तो हमने पे करनी है इन फॉर्म ऑफ कैश एंड बैंक। अगर अदर देन कैश एंड बैंक रिसीट या पेमेंट है तो वो नॉन मॉनिटरी आइटम। फिर उसके बाद है जनाब प्रोविजंस, कोई भी प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अलावा और भी काफी सारी प्रोविजंस होती है, प्रोविजन ऑफ वारंटी होता है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट होता है। तो अगर उसको कैश फॉर्म में सेटल करना है तो मॉनिटरी, और अदर देन कैश फॉर्म में सेटल होना है तो नॉन मॉनिटरी। एम्प्लॉय बेनिफिट आगे उसने लिख भी दिया। लीज लायबिलिटी, वही बात आ गई, इन्वेस्टमेंट इन लीज मॉनिटरी एसेट, लीज लायबिलिटी नॉन मॉनिटरी। जिसने किस्तों पे दिया हुआ है उसके लिए एसेट है, और जिसने किस्तों पे लिया हुआ है उसके लिए लायबिलिटी है। मतलब मैंने एसेट एक प्लांट ले लिया, अब मैंने उसको किससे देनी है, तो जो लीज लायबिलिटी मेरी बनेगी वो क्या बनेगी? मॉनिटरी आइटम्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स लायबिलिटी, ये आपने एक तरह की करंट टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है इसी साल पैसे पे करने हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब है थोड़ी देर बाद पे करने हैं। डेफर्ड ये आप IAS 12 के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ये डफर लगने लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप इतने, डेफर्ड का मतलब होता है डिले। आज अगर आपकी लायबिलिटी पे करने की बनती है तो करंट टैक्स लायबिलिटी, अगर आपको लगता है कि ये लायबिलिटी थोड़ी डेफर हो गई है, नॉन करंट लायबिलिटी बन गई है, तो क्या बन जाएगा? ये भी होती मॉनिटरी आइटम्स है। लोन एंड बोरोइंग,
हमने लोन लिया हुआ है तो अब पे करना है तो कैश फॉर्म में करेंगे ना। अदर देन कैश फॉर्म में अगर कोई कमिटमेंट हुई है तो वो नॉन मॉनिटरी। ट्रेड पेबल, एक्रूअल्स, एक्रूड एक्सपेंस, अगर तो एक्रूअल सेटल्ड इन कैश है तो मॉनिटरी, अगर सेटल्ड इन कैश नहीं है तो नॉन मॉनिटरी। कैश डिविडेंड, ये था मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। ये आपने लिख के याद करना है। अगर आपसे याद नहीं होता तो फिर हम अपनी वही प्रैक्टिस रखेंगे, पहले एक दफा आपसे बोर्ड पे लिखवाएंगे ताकि आपको एक दफा ये याद भी हो जाए। अब हमने देखने हैं कि अच्छा नॉन मॉनिटरी आइटम्स किसी जगह लिखे तो नहीं हुए, बट हम जज कर सकते। हाँ, अब ये कह सकते कि सर ये हमें मॉनिटरी लग रहे हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मॉनिटरी क्यों नहीं है। एसेट्स की लंबी लिस्ट है, IAS 16, IAS 40, IAS 41, IAS 38, लो जी, सारे नॉन करंट एसेट भरे पड़े। कोई भी नॉन करंट एसेट मॉनिटरी आइटम नहीं हो, क्योंकि इसका यूज होना है। हाँ, कन्वर्टेबल टू, अगर कैश है भी सही तो फिक्स नहीं है। अगर कन्वर्टेबल इनटू कैश है भी सही तो फिक्स नहीं है। तो पहले आप लिख लें पीपीई, शॉर्टकट फॉर्म में लिख लें चाहे, फिर आप लिखें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, I.P लिख लें, बायोलॉजिकल एसेट B.A लिख लें, इनटेंजिबल एसेट I.A लिख लें। आगे थोड़ी सी बात किया, राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ, ये हमारा इंटेंजिबल एसेट ही होता है एक तरह का। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, आपने शेयर्स खरीदे हैं, कन्वर्टेबल टू कैश है या नहीं, इससे आपको डिविडेंड मिलेगा ना, लेकिन फिक्स नहीं है। डिविडेंड फिक्स नहीं है। अगर डिविडेंड फिक्स हो और कैश फॉर्म में मिला हो तो वो हमारे लिए मॉनिटरी आइटम बन जाएगा। इन्वेंट्री नॉन मॉनिटरी। एडवांस फॉर गुड्स या सर्विसेज, एडवांस वहां पर भी पढ़ के आए थे, लेकिन सेटल इनटू कैश था। और ये एडवांस क्या है, प्री पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये तमाम एसेट्स जो हैं हमारे नॉन मॉनिटरी आइटम्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, राइट ऑफ यूज, इन्वेस्टमेंट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेंट्री, एडवांस फॉर गुड्स, प्रीपेमेंट्स एंड डेफर्ड टैक्स। लिख लिया करो। अगर आप लोगों को ये लगता है ना घर जाकर लिखेंगे तो आपके ऊपर ना एक वो बर्डन सा रहता है, इसलिए साथ साथ लिखा करो। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस लिया, अब हमने उसको पैसे वापस करने होंगे या गुड्स भेजनी होगी, गुड्स देनी है। अगर पैसे वापस करने हैं तो फिर वो मॉनिटरी बन जाएगा। एडवांस हमने लिया है कस्टमर से, तो कस्टमर ने हमसे गुड्स लेनी है इसलिए एडवांस दिया। प्रोविजंस, अगर तो कैश फॉर्म में सेटल करनी है तो मॉनिटरी, नॉन कैश में करनी है तो नॉन मॉनिटरी। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, अब वो तो डेफर्ड ग्रांट हमारी लायबिलिटी पड़ी होती है और फिर हर साल उसको लिखते जाते हैं, उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, वो कैश फॉर्म में होती है, इन लायबिलिटी कम होती जाती है और इनकम बनती जाती है। अगर वो कैश फॉर्म में तो होती नहीं है, कैश फॉर्म में तो एक दफा हम गवर्नमेंट ग्रांट ले लेते हैं, तो जो डेफर्ड पड़ी होती है वो हमारी नॉन कैश आइटम हो जाती है, लायबिलिटी में चली जाएगी। हाँ जी, पहली निशानी कि आपको पता होना चाहिए मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर देगा तब नहीं आएगी वो देखती, लेकिन वो फिक्स नहीं है ना, पता नहीं है कितनी वापस। नहीं अगर उधर लिखा हो कि अगर आप एप्लीकेशन नहीं पूरी करते तो आप फुल फाइनल। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप मुझे बताएं, हम जब गवर्नमेंट ग्रांट लिखते हैं तो इट इज रीजनेबल एश्योरेंस टू फुलफिल द कंडीशन। क्या कहते हैं? इट इज रीजनेबल एश्योरेंस टू फुलफिल द कंडीशन। उस वक्त हमें लगता है कि हम पैसे वापस नहीं करेंगे, बल्कि इसको अमोर्टाइज करके इनकम में लिख देंगे। वो तो जब कंडीशन नहीं फुलफिल होगी तब दूसरी वक्त कैश दे देते होते हैं।
लेकिन जब तक वो डेफर्ड में पड़ी होती है तब वो हमारी लायबिलिटी होती है और उसको हमने वापस नहीं करने के लिए रखा होगा, अमोर्टाइज करने के लिए रखा होगा। अच्छा, सवाल में ना पार्टिसिपेट किया करो, आप बोर नहीं होंगे, नींद कम आएगी, मुझे घूर घूर के देखोगे नहीं खौफनाक तरीके से, तो इससे ये बड़े फायदे होंगे मुझे भी और आप लोगों को। ठीक है, अगर आप एसेट्स को बेच देते हैं तब भी तो हमें पैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, असल चीज है फिक्स्ड अमाउंट कन्वर्ट। अगर आपको लगता है ना कि ये अब हमने एसेट बेचेंगे, चलो अब पहली बात तो ये है कि अगर हमारा बेचने का पर्पज नहीं है, इस्तेमाल करने का पर्पज, इनकेस हम बेच भी देंगे तो हमें ये नहीं पता होता कि कितने का बिकेगा। कन्वर्टेबल इनटू कैश तो हो जाएगा लेकिन फिक्स्ड अमाउंट नहीं, वो कम ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने आपसे पैसे लेने हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो मुझे ये पता है ना मैंने जितने पैसे दिए वही मिलेंगे, तो रिसीवेबल मेरा मॉनिटरी आइटम है और आपका पेएबल मॉनिटरी आइटम, क्योंकि फिक्स अमाउंट देनी है और लेनी है। तो जिसका कैश फ्लो फिक्स नहीं है वो मॉनिटरी आइटम भी नहीं। और जो मैंने लिख दी है ना ये 99% यही पेपर में आते हैं। मतलब एसेट के जो हम पैसे लेते हैं वो इस लिहाज से नॉमिनेटरी है कि वक्त के लिहाज से एसेट्स की वैल्यू बदलती रहती है, नहीं उसका जो कैश फ्लो है ना वो भी चेंज ही होता रहता है, एक्सपेक्टेड होता है, कंफर्म नहीं होता जी। पहली बात तो यह है कि डेफर्ड टैक्स एसेट, अगर आप अभी आपने पढ़ा नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट होता भला क्या है, वो हमने डेफर्ड टैक्स एसेट को हमें कोई पैसे मिल नहीं जाते, वो आने वाले दिनों में वो एक डेफर्ड को एडजस्टमेंट हो जाती है। हाँ, लायबिलिटी हमने पे करनी होती है, एसेट हमने एडजस्ट करना होता है। चले जी, अब इसकी आ जाती है रिकग्निशन। अब हमारा अकाउंटिंग वाला काम शुरू हो गया, थ्योरेटिकल काम खत्म हो गया। थ्योरेटिकल में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं भला? पहले हमने 3 टाइप ऑफ करेंसी पढ़ी बस, फिर हमने मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम पढ़ा और हमारा अब क्वेश्चन शुरू होने लगे। क्वेश्चन में सबसे पहले मेजरमेंट या रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन। चाहे मॉनिटरी आइटम है चाहे नॉन मॉनिटरी है, चाहे मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी। नंबर 1, पहली बात, ट्रांजैक्शन will be translated at spot rate of date of transaction। इसका मतलब है, मतलब ये है ट्रांजैक्शन विल बी ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड का मतलब है कन्वर्ट कर देना। मिसाल के तौर पर हमने $5000 की कोई चीज खरीदी, तो हमने उसको ट्रांसलेट करना है रुपीज के अंदर, अपनी फंक्शनल करेंसी के अंदर। किस रेट पे करेंगे? स्पॉट रेट कौन सा होता है? कल बताया था, ट्रांजैक्शन के दिन वाला रेट। एक क्लोजिंग रेट होता है, एक स्पॉट रेट होता है। आगे लिख भी दिया एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद अगर आपकी नंबर 2, इफ ट्रांजैक्शंस आर फ्रीक्वेंटेड, if transactions are frequented, average exchange rate may be used। average exchange rate may be used। एवरेज एक्सचेंज रेट में भी, इसका मतलब क्या है? पहली बात, मिसाल के तौर पर हमने वन ऑफ या कभी कभार कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन करेंगे ना उस दिन का रेट इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देता हूं, मैंने मशीन खरीदी $1000 की, डॉलर का जो स्पॉट रेट है उस दिन का, ट्रांजैक्शन वाले दिन का स्पॉट रेट है $270
पर डॉलर। अब मैंने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, मेरी फंक्शनल करेंसी रुपीज है, मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, तो मैंने $1000 को कन्वर्ट करना है रुपीज के अंदर। और रुपीज जो हमारी फंक्शनल करेंसी कंपलसरी है या कोई भी और करेंसी हो सकती है? फंक्शनल करेंसी भी कोई भी हो सकती है, लेकिन फंक्शनल करेंसी होगी एक ही। फंक्शनल करेंसी मोर देन वंस नहीं हो सकती। प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है, लेकिन फंक्शनल करेंसी एक से ज्यादा नहीं है। तो हमने कन्वर्ट करके लिखना है इनटू रुपीज, तो 2,70,000 बन जाएगा। अगर $1 270 रुपए का है तो $1000 कितने के हो जाएंगे? 2,70,000 के। तो हम जो एंट्री पास करेंगे ना, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 2,70,000 से। पीपीई डेबिट कौन सा ट्रांसलेशन रेट लेना है, कौन सा एक्सचेंज रेट लेना है? एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी आइटम हो चाहे नॉन मॉनिटरी आइटम। उसके बाद वो कहता है अगर ट्रांजैक्शंस आर फ्रीक्वेंटेड, मतलब आप कोई सेल परचेज कर रहे हो, हफ्ते में कोई 15 दफा कर देते हो सेल परचेज, 50 दफा कर देते हो सेल परचेज, हर दिन का रेट चेंज होता है, तो स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि आप एक एवरेज रेट ले लें, 30 डेज का एवरेज रेट ले लें, 7 दिन का एवरेज ले ले, 15 दिन का एवरेज रेट ले ले। कैसे? सारे दिन का रेट प्लस करके नंबर ऑफ डेज पे डिवाइड करते, आपके पास एक एवरेज रेट आ जाएगा। फिर उस महीने की सारी ट्रांजैक्शन उसी एवरेज रेट पर ट्रांसलेट हो जाएगी। नहीं पता चला? वो एवरेज 30 डेज भी हो सकता है, 7 डेज भी हो सकता है, 15 डेज भी हो सकता है। आप एवरेज रेट पर कैसे इस्तेमाल करोगे? सारे दिनों का रेट ले लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो फिर हर उस महीने की ट्रांजैक्शन किस रेट पर ट्रांसलेट होगी? एवरेज रेट के होते हैं। इफ ट्रांजैक्शंस आर फ्रीक्वेंटेड, एवरेज एक्सचेंज रेट में बी। ये है इनिशियल रिकॉग्निशन, मतलब पहली दफा आपने ट्रांजैक्शन की, चाहे मॉनिटरी है चाहे नॉन मॉनिटरी है, चाहे मॉनिटरी है चाहे नॉन मॉनिटरी है, आपने किसके ऊपर लिखना है? स्पॉट रेट के ऊपर। ठीक होगी बात? तो आपका ये केस जी सर, अगर आपने महीने के पहले 15 दिनों में अच्छी के 100 रुपए के रेट के हिसाब से किया, लेकिन सर जैसे अगर मुल्क के हालात खराब हो, करेंसी काफी डाउन हो, तो अगले 15 दिन में उस हिसाब से वो तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन ये वही तो कहते हैं ना कि रिलायबिलिटी भी तो होनी चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन इकोनॉमिक वर्स कंडीशंस आ जाती है ना, तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे ना, फिर ऐसे थोड़ी करेंगे, फिर इसको कंसीडर करके उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। अच्छा जी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एक तरह का थ्योरेटिकल लास्ट कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल भी लास्ट कॉन्सेप्ट है। बस आप आगे हमारे सवाल ही करने हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, पहले बात कर लेते हैं मॉनिटरी आइटम्स की। जाग रहे हो तो बता देते हैं, वरना फिर वेट कर लेते हैं 5 मिनट बाद जब आप जाग जाओ। हाँ जी, जाग रहे हैं सारे? सानिया, आंखों का जागना नहीं कह रहा, दिमाग का जागना कह रहा हूं। मॉनिटरी आइटम्स पता है क्या होते हैं? कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो मेरे रिसीवेबल भी हो सकते हैं, मेरे पेएबल भी हो सकते हैं, मेरा लोन भी हो सकता है, लीज लायबिलिटी भी हो सकता है, लीज एसेट भी हो सकता है। ठीक है, कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो मेरे भाई अगर मॉनिटरी आइटम्स है, दो बातें, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन कौन सा रेट इस्तेमाल होगा? स्पॉट रेट। उस दिन कौन सा रेट इस्तेमाल होगा? दोनों केसेस में मैं कह रहा हूं, मैं सपोज दैट सेल की बात करते हैं, मैंने सेल्स की, सेल की एंट्री क्या पास होती है? परचेज कर लेते हैं, परचेज की एंट्री क्या पास होती है? परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल। लो मेरे भाई, आपने $100 की चीजी खरीद ली,
उस दिन का रेट था मेरे भाई 290 रुपए पर डॉलर। ये इनिशियल रिकॉग्निशन होगी या सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगी? ये तो इनिशियल है, और जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है वो इनिशियल रिकॉग्निशन ही होती है। ठीक है, एंट्री का पास करेंगे, परचेज या इन्वेंट्री डेबिट, परचेज या इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल, कितनी अमाउंट से भला? 29,000 से। जरा ध्यान से, ये अकाउंटिंग खत्म होने वाला है टॉपिक। दोनों एंट्री एक दफा मैं पास कर देता हूं, परचेज डेबिट, परचेज या इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 29,000। अब सवाल सुनिएगा, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। अब सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में क्या होता है सुहेब? या तो आप पैसे पे कर दोगे, सेटल्ड बिफोर ईयर एंड, बिफोर, या फिर नॉट सेटल्ड टिल ईयर एंड। सेटल्ड बिफोर ईयर एंड मतलब क्या है? पैसे पे कर देंगे साल खत्म होने से पहले पहले, या पैसे नहीं पे करेंगे, हमारी लायबिलिटी पड़ी होगी। समझ रही हो ना? चले जी, फिर बताओ, अगर मैं सेटल करने लगा हूं, अगर मैं ईयर एंड से पहले पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो केस है ये नॉन मॉनिटरी आइटम है, और मैं आपको मॉनिटरी आइटम पढ़ा रहा हूं। अकाउंट पेबल क्या है? मॉनिटरी आइटम है। इन्वेंट्री नॉन मॉनिटरी आइटम है, और अकाउंट पेबल तो सेटल कौन होगा? मॉनिटरी आइटम। मैं उसको पैसे दे देता हूं साल खत्म होने से पहले, लेकिन जिस दिन मैं उसको पैसे देने लगा ना $100, तब रेट 200 रुपए, 290 नहीं था, 300 रुपए था। अब मैं वो जो कन्वर्ट करवाने जाऊंगा उसको 300 रुपए के हिसाब से पैसे दूंगा या 290 के हिसाब से दूंगा? क्या मैं बैंक को कहूंगा कि यार जब मैंने लिया था पैसे उधार ली थी तब तो 290 था, अब मैं 290 दूंगा, तो क्या बैंक मानेगा? अगर आप उसके सामने रोगे, गिड़गड़ाओगे, कुछ भी नहीं, आपको 300 के हिसाब से ही डॉलर लेना पड़ेगा। अब जब हम पेमेंट करेंगे, आपकी लायबिलिटी कितने से रिकॉग्नाइज है? 29,000 से। दूसरे लफ्जों में $100 से। आपने वापस $100 ही दे रहे हो, लेकिन एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन सेटलमेंट जब हम एंट्री पास करेंगे, अकाउंट पेबल डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से? 29,000 से, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कितने से लिखी हुई है? अब मैं जब खत्म करूंगा तो 29,000 से। क्या मेरा कैश भी 29,000 जा रहा है? कैश कितना जा रहा है? कैश मेरा जा रहा है, क्यों भला? $100 कन्वर्ट हुआ मेरा, ये जो डिफरेंस आएगा ये SPL को चार्ज हो जाएगा। जो डिफरेंस आएगा इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन गेन या ट्रांसलेशन लॉस। एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज लॉस भी बोल सकते हो। ट्रांसलेशन गेन या ट्रांसलेशन गेन आ गया तो ट्रांसलेशन गेन, लॉस आ गया तो ट्रांसलेशन लॉस। डेबिट साइड पर आएगा एक्सचेंज लॉस। अगर देखा जाए तो मॉनिटरी आइटम में भी एक्सचेंज रेट फिक्स का, मॉनिटरी आइटम में भी मसला है, लेकिन जब चीज हम खरीद के आ गए हैं तो इन्वेंट्री तो अब हम आगे बेचेंगे, वो तो लोकल कस्टमर को बेचेंगे। इन्वेंट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेमेंट में फर्क पड़ेगा जिसकी पेमेंट कर रहे हैं। अकाउंट पेबल को हम कहते हैं कि ये हमारा मॉनिटरी आइटम। हाँ, तो आपने कहा है कि जो कन्वर्टेबल इनटू कैश फिक्स अमाउंट में होता है, तो ये एक्सचेंज रेट इसमें भी चेंज हो ही रहा है। एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, लेकिन जो हम अभी भी दे कितने पैसे रहे हैं? $100। वो तो एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से मसला आ रहा है ना। अमाउंट तो की फिक्स है $100, ठीक है। जो बाकी अमाउंट में चेंज आता है ना, वो एक्सपेक्ट, जैसे आपका एसेट है वो इस्तेमाल हो रहा है, आपने कहा जी गाड़ी चलानी है अपने ऊबर पे, अब उसका कैश फ्लो फिक्स नहीं है, पता नहीं सवारियां मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, ठीक है। हाँ जी, तो अब अभी इसको ना और भी कई तरीके होंगे। हमने करना क्या है, किस तरीके से करना है? पहले हमारा कितने से रिकॉग्नाइज हुआ था? 200
और अब कितने से रिकॉग्नाइज हुआ? आपकी लायबिलिटी पहले से, तो जितना डिफरेंस आएगा, अगर लायबिलिटी बड़ी है तो लॉस, और अगर लायबिलिटी कम हुई है तो गेन। एसेट बड़ा है तो गेन, एसेट कम हुआ है तो लॉस। ठीक होगी बात। अब यहां पर आ जाए, आपने $100 देना था, दे दिया। अब आ जाए, साल का एंड हो गया, लेकिन वो जो अकाउंट पेबल है ना, वो आपने नहीं पे नहीं किए। साल का एंड हो गया लेकिन अभी तक पे, तो स्टैंडर्ड कहता है चलो जिस दिन सेटल किया ना उस दिन के रेट से सेटल करो, डिफरेंस को गेन या लॉस में लिख दो। आपको असल में $1000 का कैसे पता चला था? $10 का आपको नुकसान हुआ था पर डॉलर के हिसाब से। 290 से 300 गया था ना, $10 का हुआ था पर, $10 का हो गया था पर डॉलर के हिसाब से। $100 थे, $1000। अब आए नॉट सेटल टिल ईयर एंड, जो तो नॉन मॉनिटरी आइटम है, इसको अभी हमने सीखना है। अभी हम मॉनिटरी आइटम को सीख रहे हैं। आपने देखना है आपका मॉनिटरी आइटम क्या है। साल के एंड तक पड़ा हुआ है, वो कहता है आप ऐसा करो, क्लोजिंग रेट के ऊपर इसको रीट्रांसलेट करके करो। किस पे? क्लोजिंग रेट। अब मिसाल के तौर पर क्लोजिंग रेट है $275 पर डॉलर। क्लोजिंग रेट का मतलब क्या होगा? एट द ईयर एंड जो रेट होगा। अब जैसी बात है, आपके रिसीवेबल या पेएबल पड़े हुए हैं, डॉलर फॉर्म में है, तो वो कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि भाई इसको अपडेट करके लिखो। आज का जो रेट है ना, सेटल हो गया तो उस दिन सेटल कर दो, उस दिन का रेट ले लो। ईयर एंड तक पड़ा है कोई एसेट या लायबिलिटी, मॉनिटरी आइटम्स कोई पड़ा हुआ है, तो उसको रीट्रांसलेट करके लिखो। अब रेट हो गया $275। हमने अपनी लायबिलिटी किस पे लिखी हुई थी? 100 मल्टीप्लाइड बाय 290। कितनी लिखी हुई थी? 29,000। अब हो कितनी की लायबिलिटी? 100 मल्टीप्लाइड बाय 270, 27,500। लायबिलिटी कम हुई है ज्यादा? कम हुई, तो लायबिलिटी कम कर दें, अकाउंट पेएबल डेबिट कर दें। अकाउंट पेएबल डेबिट कर दें। कितनी अमाउंट से? 2500 से, 1500 से। अकाउंट पेएबल डेबिट, लायबिलिटी कम हो गई। एक्सचेंज गेन हुआ, एक्सचेंज लॉस हुआ? एक्सचेंज गेन हुआ। कैश डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? चल, एक्सचेंज गेन हो गया क्रेडिट। और कैश? कैश तो अभी ना लिया है ना दिया है, क्योंकि वो तो पड़ा हुआ है लॉ में। तो भाई ये है मॉनिटरी आइटम, एसओपी। अभी जब पूरा पढ़ेंगे तो सारे बातों के जवाब मिलेंगे। ओसीआई भी आएगा, वेट, सारा कुछ आएगा। ओके होगी बात? वैसे ना कभी कभी ऐसी होती चीजें, दिल नहीं मान रहा होता, दिमाग नहीं मान रहा होता, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, स्टैंडर्ड कहता है जो मैं कहता हूं वही मान, उसमें आपने क्यों कहना ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड ने जो कह दिया हमने मान लिया। हालांकि ये अनरियलाइज्ड है, बिल्कुल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, आएंगे आगे। ओसीआई में भी चार्ज करेंगे, एसपीएल में भी चार्ज करेंगे, वो शर्तें बता देगा। मॉनिटरी आइटम्स के बारे में दोबारा सुने। मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी आइटम पहले दिन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? स्पॉट रेट। जो स्पॉट रेट होगा, जो नॉर्मल एंट्री होगी, रीट्रांसलेट करके, मतलब ट्रांसलेट करके लिख देंगे। अगर मॉनिटरी आइटम ड्यूरिंग द ईयर सेटल कर दिया तो उस दिन का रेट ले लेंगे, कम या ज्यादा हो गया तो एसपीएल को चार्ज कर देंगे। अगर एट द ईयर एंड तक पड़ा रहा तो क्लोजिंग रेट ले लेंगे, जो डिफरेंस आएगा लायबिलिटी कम या ज्यादा करके एसपीएल में चार्ज कर देंगे। ठीक होगी बात? अब नॉन मॉनिटरी एक पढ़ लेते हैं, एक कल पढ़ेंगे। अब आ जाती है बात नॉन मॉनिटरी। एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पॉट रेट लेंगे। एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो रेट होगा उसी पर ट्रांसलेट करके लिखेंगे। सब्सीक्वेंट की बात कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हमारा जो नॉन मॉनिटरी है वो कॉस्ट मॉडल पे है या फेयर वैल्यू मॉडल पे है।
कॉस्ट मॉडल पे है या फेयर वैल्यू मॉडल पे है? अगर तो है कॉस्ट मॉडल पे, नो एक्शन, नो सब्सीक्वेंट एक्शन, फॉर एक्सचेंज रेट। बस वही एक ही एंट्री पास करेंगे, जिस दिन खरीदा था बस खत्म, या बेचा था खत्म। उसके बाद सेटल नॉट सेटल का कोई चक्कर नहीं, जो मर्जी होता रहे। नॉन मॉनिटरी आइटम हो और कॉस्ट मॉडल पे हो, नॉन मॉनिटरी आइटम पे हो और कॉस्ट मॉडल पे हो, तो हमने उसका कुछ भी नहीं करना। फेयर वैल्यू मॉडल पे हो, अब फेयर वैल्यू मॉडल पे ज्यादातर दो चीजें होती हैं। एक IAS 16 का रिवॉल्यूशन मॉडल, और एक IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल। एक IAS 41 का फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है, बस यही है, बाकी तो फेयर वैल्यू मॉडल का कोई चक्कर ही नहीं है। बाकी तो अभी तक हमने कुछ ऐसा वैसा पढ़ा ही नहीं। तो अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे होगा तो क्या करेंगे, वो हमने सारी बातें कल सीखी। ठीक है, तो ये तकरीबन आपका 50 मोर देन 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कल इसके कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको देता हूं, कल उसको डिस्कस करूंगा, और कल मैंने आपको नॉन मॉनिटरी का फेयर वैल्यू मॉडल पढ़ाना, कल इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको समझ नहीं लगी तो ये खतरे की बात नहीं है, बस आपने थोड़ा एक्टिव अपने आप को बनाना है। रात को अपनी नींद पूरी करके आया करें, क्लास नींद पूरी करने के लिए नहीं होती। आप चाहे रात को 10 बजे 9 बजे जब मर्जी सो जाया करें, ठीक है, टाइम का आगे पीछे कर लिया करें, एडजस्टमेंट खुद करनी है। ये देखें जरा, मॉनिटरी आइटम्स सेटल्ड, एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ रिसीट या पेमेंट, और जो भी डिफरेंस आएगा SPL में चार्ज हो जाएगा। मॉनिटरी आइटम्स अनसेटल्ड, क्लोजिंग रेट इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंस आएगा SPL में लिखेंगे। नॉन मॉनिटरी आइटम्स कॉस्ट मॉडल पे नॉट एप्लीकेबल, और नॉन मॉनिटरी आइटम्स ये हम करेंगे कल इंशाल्लाह। आप लोगों को ना, ये मैं एक फाइल शेयर करूंगा इन क्वेश्चंस की, आपने उसके तकरीबन पहले 6 क्वेश्चन करके आने। जो भी फाइल शेयर 10 क्वेश्चन टोटल है, आपने उसके 6 क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, ये फाइल 1 बजे तक आ जाएगी आपके पास।